नमस्कार। जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है डीएनएस यानी कि डे नाइट स्टडी। और साथ ही साथ स्वागत है फिजिक्स के इस अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय क्लास में। जैसा कि आप लोग को पता है कि जब हम यहाँ पे होते हैं तो आप लोग को फिजिक्स पढ़ाते हैं, और फिजिक्स वो भी खास करके जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, जो जिन्होंने अभी अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, उनको बेसिकली मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। और उसमें मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो मेरा काम है कि मुझे न्यूटन मैकेनिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग छठे यूनिट पे पहुंचे थे, और छठे यूनिट का ये 5वां लेक्चर आए कई दिन से चल रहा है। यानी बात करें, इसका पार्ट ए आया, पार्ट बी आया, और आज इसका ये यूनिट 6 का 5वां लेक्चर का आखिरी सीरीज है ये, यानी पार्ट सी आपके सामने आज होने वाला है। इस पार्ट 5 चल रहा था, उसके अंदर जो ए बी सी क्रम करके 3 पार्ट चले हैं, उसके अंदर बेसिकली हम सीख रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, यानी जड़त्व आघूर्ण निकालना डिफरेंट बॉडीज के। बहुत सारे बॉडीज थे। हम बात करें, सबसे पहले हम लोगों ने यूनिफॉर्म रॉड के लिए निकाला, उसके बाद हम लोगों ने निकाला रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए, फिर हम लोगों ने निकाला रिंग के लिए, फिर हम लोगों ने फाइंड आउट किया डिस्क के लिए। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे ऐसे बढ़ते गए, और हम लोगों ने ऐसे 5-6 ऐसे फिगर्स थे, 5-6 ऐसे बॉडीज थे जिनके बारे में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट की। आज का जो हमारा बेसिक एम है, आज जो आपका ये जो लेक्चर होने वाला है, ये आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से जो आप रिटन एग्जाम लिखेंगे अपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के अंदर, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के अंदर दो ऐसे स्पेशल बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करेंगे जो आए दिन आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे रहते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रिकी भी है, थोड़ा सा मजेदार भी है, लेकिन समझेंगे तो कुछ नहीं है, और बहुत आसान वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या रहने वाला है टॉपिक आज का, ये पार्ट सी है। थोड़ा सा मैंने थंबनेल चेंज करवा दिया, क्योंकि एक ही बार एक ही थंबनेल देखने से आप लोग के आंखों में चुभता होगा, तो थंबनेल अब ब्लू से अपना जो भी कलर आ गया होगा। ये देखिए कुछ अच्छा सा थंबनेल है, और इसमें मैंने क्या बात किया हूँ, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पेशल बॉडी, ये तो आपका यूनिट पार्ट 5 चल ही रहा है। उसके अंदर जो सी पार्ट है वो बेसिकली बात करेगा सॉलिड स्फीयर पे और स्फेरिकल सेल पे। दो ऐसे इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, एक सॉलिड स्फीयर, सबसे पहले हम एक ठोस ही गोले के लिए निकालेंगे, फिर एक खोखली गोले के लिए हम निकालने की बात करेंगे। बात करते हैं ठोस गोला और खोखली गोला में, यानी सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में अंतर क्या होता है। तो लेक्चर में इंटर करने से पहले यही जान लेते हैं कि सॉलिड स्फीयर मतलब अंदर से जो भरा हुआ होता है, जिसके पास वॉल्यूम होता है। मतलब एक सॉलिड के पास, सॉलिड स्फीयर के पास वॉल्यूम होता है, जिसको मैथमेटिकली हम लोग इवेल्युएट करते हैं v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, जहां पे r उसका रेडियस हुआ करता है। और एक स्फेरिकल सेल मतलब अंदर से खोखला, यानी जस्ट लाइक फुटबॉल में हवा भरी होती है, अंदर से खोखला होता है। ठीक है, जस्ट लाइक फुटबॉल, कोई फुटबॉल हो वो अंदर से खोखला हो, हाँ, लेकिन फुटबॉल के पास वॉल्यूम तो नहीं होता, क्योंकि वहां पे डेंसिटी नहीं, मास डेंसिटी नहीं होती। लेकिन हाँ, वहां पे क्या होता है बेटा, वहां पे एरिया आपका होता है। तो वहां पे हम क्या बोलते हैं बेटा, एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सारी चीजें जो भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि हमने पिछले जो पार्ट ए और पार्ट बी का रिजल्ट था, खासकर पार्ट ए का हमको यूज नहीं होने वाला है, पार्ट बी का जो हमको रिजल्ट का यूज होने वाला है उस पर हम गौर कर लेते हैं ना। पार्ट बी में मैंने दो चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। एक, हमने रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश की थी, और दूसरा जो था हमारा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। ये दोनों जानेंगे तभी आने वाली मतलब जो दो बॉडीज के बारे में हम जिक्र करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले थोड़ा सा हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि उसको लिख लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक वो लिखेंगे नहीं फिर वो आपको समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हिंट कर डालने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ये पेन में चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा क्या पूरा ही चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो हमने किसकी बात की थी, अगर रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर कितना होता है, आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। हाँ, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं हम एक्सिस बताते हैं, किस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो बेटा अगर मान लो कि एम मास का कोई रिंग है, यानी कि एम मास का कोई वलय है, कोई छल्ला है, जिसकी रेडियस बेटा, जिसका रेडियस आर है, तो ये जो एक्सिस, जिस प्लेन में ये रिंग है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, दैट मीन ये जो एक्सिस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस बोर्ड में ये रिंग है, इस रिंग के परपेंडिकुलर ये एक्सिस है, और ये एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रहा है, तो उसके अबाउट जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया बेटा, वो आई बराबर एम आर स्क्वायर आया था। ठीक है, अगर हम बात करें उसके डायमीटर के लॉन्ग, अगर ये मैं लाइन खींच दे रहा हूं, उसका डायमीटर है,
यानी उसका क्या है बेटा, उसका डायमीटर, उसका व्यास है, तो डायमीटर के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था बेटा, डायमीटर के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे एक्स एक्सिस के अलोंग लिखो चाहे वाई एक्सिस के अलोंग लिखो, दोनों बराबर हुआ करते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक हुआ करते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, ये mr²/2, ये हमारा किसका हुआ बेटा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। दूसरा जो बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया वो क्या था हमारा, ये हमारा डिस्क था, ठीक है, वो हमारा क्या था बेटा, डिस्क था। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकालने की कोशिश की। डिस्क के पास एरिया होता है, उसका विड्थ बहुत कम होता है, चौड़ाई बहुत कम होती है, जस्ट लाइक D2H, जो आपके घर में जो आपके वो छतरी लगाई जाती है ऊपर, जो आपके टेलीकॉस्ट होता है उसमें छतरी लगाई जाती है, जस्ट लाइक दैट उसी की तरह होता है। तो उसके लिए अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, जो एक्सिस उस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस हो और जो उस डिस्क के सेंटर से पास हो रहा हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है बेटा, mr²/2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। और अगर डायमीटर के अलोंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें और मान ले कि वो क्या है बेटा, एक गोलीय डिस्क है, एक सर्कुलर डिस्क है, डिस्क सो ऐसे अंडाकार भी होता है बेटा, हम इस केस में मान लें कि जो डिस्क है वो एक सर्कुलर डिस्क है, और सर्कुलर डिस्क होने का एडवांटेज है कि उसके जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस वाले जो डायमीटर्स हैं वो दोनों बराबर होंगे। दैट मींस चाहे आई एक्स निकालो चाहे आई वाई निकालो, दोनों ही डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, mr²/4, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर। और डिस्क कुछ इस तरीके से दिखेगा बेटा, ये डिस्क है और डिस्क के अंदर मतलब ये अंदर से क्या होगा बेटा, अंदर से ये भरा होगा, ये खोखला नहीं होगा रिंग की तरह। और ये जो एक्सिस है ये सेंटर है, ये जो एक्सिस है इस जो एक्सिस से पास हो रहा है, इस जिस प्लेन में डिस्क है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है। अगर डायमीटर के अलोंग निकालना चाहे, अगर ये डायमीटर से बेटा एक ये डायमीटर है, एक ये डायमीटर है, इस डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहे तो ये mr²/4, ये दो आते हैं, ठीक है। अब जो हमारा मेन हेडिंग है उस पे हम फोकस करते हैं। चलो हेडिंग आप लोग डालो, क्या बेटा, हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। यहां बात करते हैं mi यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। किसकी बात करते हैं बेटा, सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड बता दिया मैंने क्या होता है, सॉलिड स्फीयर क्या होता है बेटा, सॉलिड स्फीयर के पास वॉल्यूम होता है, ठीक है, यानी वो अंदर से भरी पड़ी होती है, ठीक है, अंदर से खोखला नहीं होता। लेकिन जब बात करेंगे स्फेरिकल सेल के लिए, जो कि अगेन एक स्पेशल बॉडी है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बाद वाले पार्ट में, मतलब इसके बाद वाले जस्ट कुछ ही मिनट बाद, कुछ देर बाद हम उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहला काम, अगर हमको सॉलिड स्फीयर दिया है तो सॉलिड स्फीयर बनाना पड़ेगा। आपकी कॉपी में आंसर, आपके जो आंसर शीट है उसमें बकायदा लिखना पड़ेगा, लेट अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, ठीक है, ऐसे आपको सारा चीज लिखना पड़ेगा। तो जो चीज लिखोगे बेटा उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये सॉलिड स्फीयर है, को बड़ा सा थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये सॉलिड स्फीयर है, जैसा कह रहा है, कह रहे हैं कि लेट ड्रॉ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो ये मास m का सॉलिड स्फीयर है एंड रेडियस r का, रेडियस होती है बेटा उसको सेंटर से उसकी डिस्टेंस, तो ये रेडियस r का बेटा क्या है, ये रेडियस r रेडियस का, ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, r रेडियस का आपका क्या है बेटा, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। एंड हुज डेंसिटी इज रो, बेटा अगर कोई सॉलिड चीज है तो उसकी मास डेंसिटी होती है, और मान लिया किसकी जो मास डेंसिटी है बेटा वो रो है, दैट मींस रो बराबर कितना होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, इस पूरे सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r, इसका रेडियस r क्यूब। तो हम बोलेंगे कि लेट ड्रॉ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r and whose mass density is rho. That means rho is defined by rho is equal to m upon volume. That means m upon 4/3 pi r cube. इतना आपको अपने कॉपी पे लिखना। हमने बोला ना, हमेशा वो करो, नकल मारने की कोशिश मत करो, अपने दिमाग का, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करो। ये तो आप भी लिख सकते हो ना, लेट वेट लिखना है तो ये आप लिख के हंसा सकते हो। सारा फोकस आपके कैलकुलेशन पे होना चाहिए, आपका मैथमेटिकल प्रूफ जो होना चाहिए ना वो एकदम बकायदा होना चाहिए। आप 2 शब्द कम भी लिखोगे ना अगर ये मैथमेटिकल डेरिवेशन वाली चीज में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपके आंसर शीट के लिए ना। हाँ, लेकिन अगर और बकायदा लिखना चाहते हो, थोड़ा लैंग्वेज ऐड करो, तो क्या ही करना है, मान लोगे लेट अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r whose density is 0। मैंने तो नहीं याद करके आया हूं, मोस्ट ऑफ द टीचर वो आते हैं, वो कॉपी कर अपना कॉपी वाला जो भी होता है बुक वाला सिस्टम वो लिखवा के चले जाते हैं। मेरा बिल्कुल पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं चाहता हूं कि आप लिखने की कोशिश करें, आप अपनी किताब खुद लिखें,
यानी इतनी अच्छे से पढ़े ना कि अगर आप बैठे तो आपको किसी लैंग्वेज की जरूरत ना पड़े, आपका दिमाग दौड़े, आप खुद लिखना स्टार्ट करें। क्या फर्क पड़ता है, आपकी इंग्लिश कमजोर है, आप टूटी फूटी ही इंग्लिश लिखिए ना, अभी से स्टार्ट करिए। अगर अभी नहीं लिखेंगे तो कब करेंगे मेरे भाई? हर एक बच्चा मजबूत होता है, बस वो मान लेता है कि हम कमजोर है। तुम क्यों कमजोर हो? भगवान ने या ईश्वर ने या प्रभु ने सबको एक जैसा ही आकार, एक जैसा ही शक्ल देके भेजी होती है। बस वो दिक्कत होती है, वो कमी होती है एक हौसला की। जो बच्चा तेज होता है, जो बच्चा ब्रिलियंट होता है, वो थोड़ी ना कि बोर्न टू ब्रिलियंट है, वो जन्म से बहुत ब्रिलियंट नहीं पैदा हुआ है। बस वो उसमें क्या फर्क है कि उसने मेहनत करा है, ठीक है, उसने मेहनत करा है और आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने मान लिया। अब ये सारी चीजें अगर हम लिख ली तो चलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेट फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी। लेकिन हमको पता है कि अगर इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। इसी कहीं बॉडी में एक छोटा स्मॉल मास, यानी कि स्मॉल एलिमेंट का कोई छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ेगा बेटा, स्मॉल मास का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे बेटा, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। यही करते आए हैं। फिर अगेन लिखोगे, लेट अज्यूम अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास डीएम, ठीक है, लेट अज्यूम a small element of mass dm which is the x distance from the center। ऐसा लिखोगे ना, चलो ठीक है, ऐसा लिखने की कोशिश करो। मैं लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा बेटा, मैं मान ले रहा हूं कि ये हमारी क्या है, ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा y एक्सिस है। ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर दिया। तो बेसिकली जो z होगा, ये z ऐसे ही होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर z एक्सिस होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो बेटा मैं z इस तरीके से ड्रॉ कर दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि z है, लेकिन z को ऐसे मानना, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अपने अपने दिमाग में चलते रहना चाहिए। जब भी हम 3D डायग्राम 2D में ड्रॉ करते हैं तो एक एक्सिस अपने दिमाग में रहता है, ठीक है, अपने आंखों की तरफ रखता, मान के चलिए, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं बेटा, ऐसे एक छोटा सा टुकड़ा, एक चाकू, एक बार चाकू यहां लगाया और जस्ट उसके बगल में ही चाकू लगा के dx थिकनेस का, dx चौड़ाई का, dx मोटाई का हमने क्या किया, काट लिया। जैसे आपके पास को क्या है बेटा, आपके पास एक नारियल है, छिले छिला नारियल है, जो अंदर का पार्ट होता है, पूरा पैक था, आपने उसको फोड़ा, पूरा पैक वाला निकाल लिया। अब आपने क्या किया, नारियल के एक कोने में ऐसे चाकू लगाए, यहां से काटा और जस्ट उसके बगल में काट के चारों तरफ से रेत के निकाल लिया। जब उसको काट के निकालेंगे ना बेटा, अगर वो सॉलिड स्फीयर है, अगर नारियल अंदर से भरा पड़ा है, अब तो नारियल तो खोखला होता है, लेकिन अगर बात करें किसी सेब की, चलिए अच्छा नारियल छोड़िए, नारियल हम बात करेंगे स्फेरिकल सेल के लिए, क्योंकि नारियल खाली होता है ना, ठीक है। हम बात करते हैं अगर आपके पास सेब है, ये आपके पास क्या, अगर ये सेब बन जाए खूब अच्छे से, तो ये आपके पास सेब है। अगर बेटा सेब को ऐसे काट के, चाकू से काट के अगर निकालो, किसी को देना होगा, अगर ऐसे काट के निकालोगे चारों तरफ से बेटा, तो जो आपको निकालोगे वो आपको डिस्क टाइप का दिखेगा, ठीक है। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप ऐसे चाकू लगा के ऐसे काट के उसको बाहर निकालोगे ना बेटा, जो कि सॉलिड जो होता है, सेब सॉलिड होता है, अंदर से भरा पड़ता है, तो वो आपको रिंग नहीं, आपको सॉलिड की, आपको डिस्क की तरह दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, लेट अज्यूम अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास डीएम विद द डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन। हम क्या करेंगे, x डिस्टेंस से कोई dx थिकनेस का कोई स्मॉल एलिमेंट, जिसका मास कितना होगा बेटा, जिसका मास इस स्मॉल एलिमेंट का मास कितना होगा बेटा, इस स्मॉल एलिमेंट का मास dm है। मैंने क्या करा है, मैंने कट आउट कर लिया है। कितने डिस्टेंस पे बेटा, इस सेंटर से x डिस्टेंस पे, ठीक है, मैंने क्या किया है, इसको कट आउट कर लिया है, ठीक है। अगर ये x डिस्टेंस है बेटा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक की बेटा, ये तो पूरा वो है ना, एक स्फीयर का रेडियस है, ये रेडियस r होगा। अब आपको बताना पड़ेगा कि जो आपने डिस्क कटा हुआ है उसका भी तो कुछ रेडियस होगा, जब आप उसको काट के निकालेंगे ये, तो ये जो डिस्क, ये जो ऊंचाई होगी ना बेटा, यहाँ पे जो y लिख रहे हैं, ये y क्या होने वाला है, ये y उस डिस्क का, जो स्मॉल एलिमेंट वाला डिस्क आपने काट के निकाला है ना, उस डिस्क का क्या होगा बेटा, उस डिस्क का आपका रेडियस होगा। कैसे बेटा, ये आपका सेब है, जरा सोचो कि ये आपका सेब है ना, ये आपका सेब है, अगर यहां काट के निकालेंगे तो छोटा सा टुकड़ा निकलेगा, यहां काट के निकालेंगे तो थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा निकलेगा, यहां काट के निकालेंगे थोड़ा सा और बड़ा, जब बीचों बीच काट देंगे तो सबसे ज्यादा बड़ा टुकड़ा निकलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे जैसे जितने डिस्टेंस पे अपने कट लगाओगे ना, जैसे जैसे और x की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे, आपको जो स्मॉल एलिमेंट काटोगे ना, जो डिस्क टाइप का निकलेगा, उसका रेडियस कम होता चला जाएगा। और मैक्सिमम कहां मिलेगा बेटा, मैक्सिमम आपको जब आप सेंटर से डायरेक्ट कट करके निकालोगे ना, तो उसका रेडियस मैक्सिमम मिलेगा। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो हाइट होगी, ये जो ऊंचाई होगी, वो आपका डिस्क का
जो डिस्क होगा उसका आपको रेडियस बताने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब यही सारी कैलकुलेशंस करनी है। इसी डिस्क का क्या करना है बेटा, ये जो मैंने डिस्क लिखा है, ये जो मैंने डिस्क स्मॉल डिस्क काट के निकाला है बेटा, इसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, अगर इसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, तो इंटीग्रेट करते हुए ऐसे बहुत सारे डिस्क आप जोड़ते चले जाओगे ना, ओवर पूरे इसके -r से लेके +r तक ऐसे बहुत सारे डिस्क, अगर ऐसे ऐसे सोच लो कि ऐसे शेप को बहुत सारे टुकड़ों में काट लो, ऐसे काट लो बेटा, और फिर उसी को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते चले जाओ, आपका पूरा शेप बन जाएगा। जस्ट लाइक दैट कि एक स्मॉल काट लिया आपने, स्मॉल थिकनेस का कोई मास काट लिया बेटा, उसके ऊपर आप इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते चले जाओगे रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना। ठीक है, इधर से -r से लेके +r तक बेटा आपको पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक जो स्मॉल एलिमेंट काट के निकाला है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन करके, हमारे पास टेक्निक है कि इंटीग्रेशन करके पूरा ऑल ओवर एंटायर द बॉडी का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये यहां से हमको क्या मिलता है, यहां से एक बड़ी अच्छी चीज मिलेगी ना, जो हमको मिल रही है, जो फिगर से, जो चित्र से जो हमको चीज मिल रही है उसको हम नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। हमको फिगर से क्या मिला, जरा देखो हमको फिगर से क्या मिला बेटा, ये जरा फिगर से यहां से उतारो बेटा, अगर इस यहां से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ये वाला फिगर, ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये डिस्टेंस x है बेटा, ये जो होगा ना इसका इस जो स्मॉल एलिमेंट होगा उसका रेडियस होगा y, और ये पूरे गोले का सॉलिड स्फीयर का रेडियस है, क्योंकि ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। ठीक है, एक हमको ये मिला। ठीक है, और ये इसका थिकनेस कितना है, इस जो काटा है उसका थिकनेस dx है, dx चौड़ाई उसकी थिकनेस ds है। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से एक रिजल्ट मिला क्या, अगर पाइथागोरस का प्रमेय लगाओ तो r स्क्वायर बराबर क्या मिला बेटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाई अप्लाइंग आप लिखोगे, बाई अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो गया बेटा, पाइथागोरस के प्रमेय से r स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपका यहां से आपको सारी चीजें मिल गई। एक चीज तो यहां से मिल गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या मिली, अब इसी फिगरवा को यानी इसी चित्रवा को अब बाहर निकाल लो। चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, जब हम इसको बाहर निकाल लेंगे मेरे मुन्ना तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि ये डिस्क है ना, मैंने बोला कि जब काट के निकालोगे, चूंकि ये सॉलिड स्फीयर है तो आपको डिस्क टाइप का दिखेगा मेरे मुन्ना। ठीक है, ऐसे दिखेगा, जिसकी थिकनेस कितनी होगी बेटा, जिसकी थिकनेस dx होगी, जिसका मास dm होगा, और डेंसिटी हमको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि डेंसिटी हर जगह सेम होती है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो जो इसकी डेंसिटी होगी उसकी डेंसिटी भी वही होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी है। कैसा है बेटा, ये सॉलिड स्फीयर कैसा, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। एक चीज और देख लेना, क्या है बेटा, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। दैट मीन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर होने का मतलब है कि इसकी डेंसिटी चाहे किसी भी जगह आप काट के देख लो, इसकी डेंसिटी हमेशा नहीं बदलने वाली है। अगर पूरे गोले का डेंसिटी रो है, इसका मतलब उसके छोटे से छोटे टुकड़े की भी डेंसिटी रो होने वाली है। यानी इसका जो काट के निकालोगे, ये जो छोटा सा एलिमेंट काट के निकालोगे, इसका मास बदल सकता है, इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, बट इसकी डेंसिटी जो है वो अभी भी कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, अब इसी एक्सिस के लॉन्ग, ये जो एक्सिस पास हो रही है, ये जो एक्सिस पास हो रही है, जिसको हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं ना, ये एक्स एक्सिस है ना, इसी एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस छोटे से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और इस डिस्क का बेटा, इस डिस्क का रेडियस कितना है, इस डिस्क का रेडियस y है, क्योंकि मैंने ये ऊंचाई y मानी है। ठीक है, और यही करना भी है। अगर इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम कैलकुलेट कर पाए, फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे डिस्क को हम इसके एक के बाद एक रखते चले जाएंगे, यानी इंटीग्रेट कर देंगे -r से लेके +r तक, क्योंकि ये इधर r और इधर -r से लेके +r तक बेटा, तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। चलो सर, ये एक्सिस है, ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये क्या कर रहा है बेटा, ये जो डिस्क के उसके सेंटर से पास हो रहा है, और ये डिस्क ऐसे है, इतना याद रखना। आपको ऐसे दिखाऊं, ये डिस्क ऐसे रखा है, जब इसको काट के निकालोगे और ऐसे रखोगे तो ये एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, जरा ध्यान देना, ऐसे रखोगे डिस्क है, और ये एक्सिस यानी उस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस पास हो रहा है उसके ओरिजिन से। दैट मींस अगर इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो डिस्क का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होता है बेटा, जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर और उसके सेंटर से पास हो रही है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, जहां r उस डिस्क का रेडियस होता है। तो अगर इसका di लिखोगे बेटा, चूंकि ये स्मॉल एलिमेंट है, तो इसका भी क्या आ जाएगा बेटा, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो क्या लिखोगे, हेंस यहां पे क्या लिखोगे बेटा, इसीलिए। ठीक है, हेंस उसके बाद क्या लिखोगे, ये हटाओ जाओ, ये पे di, अगर मैं x लिख दूं ना, क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग निकाल रहा हूं, तो x लिख दूं बेटा, dix बराबर कितना हो जाएगा, इसका मास कितना है बेटा, इसका मास dm है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस y² है, और क्या होता है बेटा, डिवाइड बाई 2, क्योंकि mr²/2, m उसका मास होता है तो यहाँ पे इसका मास dm है, r उसका रेडियस होता है तो यहाँ पे इसका रेडियस y है, और डिवाइड बाई 2 तो डिवाइड बाई 2 हो गया।
ये हो गया। यानी अगर नेक्स्ट पेज पे हम कोशिश करें तो नेक्स्ट पेज पे बेटा हमारा क्या मिला, हमारा डी आई वाई क्या मिला, डी आई वाई क्या आता है, सॉरी डी वाई आई एक्स आता है ना, सॉरी ये क्या है, डी आई एक्स आता है, यानी एक्स एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कितना आ गया बेटा, ये डी आई एक्स। चलो यहां पे लिख लेते हैं, आराम आराम से करेंगे। डी आई एक्स कितना आता है, ये आता है डीएम, और ये बेटा कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। सारा मामला फंसा इस किस पे फंसा बेटा, इस डीएम पे। ये डीएम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। डीएम कैलकुलेट करने के लिए देखो, मास जब भी कैलकुलेट करना होता है हमको पता है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है बेटा, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी चूंकि ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है तो किसी भी छोटे टुकड़े का निकालो उसकी डेंसिटी, अगर इसकी इस छोटे से टुकड़े की बात करो, इस छोटे से टुकड़े की बात करो तो इसकी भी डेंसिटी रो होगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। तो जो डेंसिटी इस बड़े गोले की होगी, छोटे से छोटे टुकड़े की भी डेंसिटी वही होने वाली है, यूनिफॉर्म होने की वजह से। तो हमको ये अगर मिल गया, अगर हमको डेंसिटी मिल गई बेटा, अगर हम कहीं ना कहीं छोटे से गोले का वॉल्यूम लिख पाए तो अगर उसके डेंसिटी में, क्योंकि अगर हमको मास फाइंड आउट करना है, यहां से देखो, अगर किसी भी बॉडी का मास फाइंड आउट करना है तो उसके डेंसिटी में उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको मास मिल जाएगा। अगर हमको डीएम निकालना है, अगर हम डीएम फाइंड आउट करना है तो डेंसिटी तो वही होगी छोटे से गोले का, छोटे से टुकड़े का। अगर छोटे से टुकड़े का वॉल्यूम डीवी है, अगर उस डीवी से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि वॉल्यूम अलग हो सकता है, मैंने बोला था, तो वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें छोटे से टुकड़े का मास मिल जाने वाला है। ठीक है, चलो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चूंकि डीएम बराबर कितना होता है, डीएम मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, वो कितना आ जाएगा बेटा, वो आपका आ जाएगा डेंसिटी जो कि सेम रहने वाली है, और वॉल्यूम, इस छोटे से गोले का वॉल्यूम, इस छोटे से डिस्क का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, ये डिस्क है ना, इस डिस्क का, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है, उसका जब पोर्शन काट के निकालोगे तो डिस्क आएगा। ये क्या है बेटा, ये डिस्क है। और डिस्क का वॉल्यूम कैसे लिखते हो बेटा, डिस्क का अगर एरिया में अगर थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दे, अगर एरिया में बेटा, एरिया में अगर एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, अगर थिकनेस में मल्टीप्लाई कर दें बेटा, ठीक है, तो क्या बन जाता है बेटा, वो हमेशा क्या बन जाता है, वो हमेशा वॉल्यूम बन जाता है। तो इस डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा बेटा, डिस्क का एरिया, क्योंकि ये सर्कुलर है तो सर्कुलर का डिस्क सर्कुलर है तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ आर की जगह वाई है तो पाई वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसकी थिकनेस कितनी है बेटा, इसकी थिकनेस डी है, डीएक्स है, तो कितना हो जाएगा इसका वॉल्यूम पाई वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा डीएक्स, यहाँ पे जो यानी एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, दैट मींस वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब हम डीएम की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, dix, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डीएम इन द इक्वेशन, जो भी होगा फला इक्वेशन नंबर 1, जो भी आप एक दो चीज डाल के चलेंगे आप उसे लिख देंगे। ठीक है, अब डीएम की वैल्यू पुट कर देते हैं, m पाई वाई स्क्वायर, ठीक है, dx मल्टीप्लाइड बाय कितना है बेटा, मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर, और नीचे कितना था, नीचे डिवाइड बाय, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हैं। अब वाई वाई स्क्वायर एक जैसे दिख रहे हैं तो इनको अपने साथ ला दो बेटा, क्योंकि ये भाई भाई है, तो डी आई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पाई ए रो पाई, ये हो जाएगा बेटा वाई पावर 4, और ये डी एक्स डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 2। अब बात होगी कि अगर हमको करना तो है सारी चीज ना, अब नाउ अगर हमको आई, अच्छो को क्या करना पड़ेगा, अब चूंकि आई फाइंड आउट करना है, नाउ चूंकि आई फाइंड आउट करना है, आई बराबर क्या होता है, अगर आई एक्स फाइंड आउट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो डी आई एक्स है उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा माइनस आर से लेके, अगर आर तक हम अगर इंटीग्रेशन कर देंगे, जो डी आई एक्स है, क्योंकि ये कहां से कहां तक वेरी हो सकता है बेटा, ये यहां से लेके यहां तक, यानी प्लस आर से लेके माइनस आर तक ये वेरी कर सकता है। तो अगर जो छोटा सा आया है अगर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस आर से लेके आर तक, तो हमको पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा आई एक्स, यानी इस पूरे गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग मिल जाएगा बेटा। ठीक है, ये हमको मिल गया। ठीक है, चलो इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हम क्या हो जाएगा, माइनस आर से लेके आर, और ये क्या हो जाएगा बेटा, पाई रो वाई पावर 4 और डी वाई डिवाइड बाई 2, डी एक्स है, सॉरी यहाँ पे डी एक्स है, क्या है बेटा, यहाँ पे वाई पावर 4, ये क्या हो गया है, वाई पावर 4 डी एक्स ना डिवाइड बाई 2, ये हमको मिल गया। लेकिन दिक्कत ये है ना कि पाई तो कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, बट ये जो y है उस y का y वेरिएबल है, क्योंकि y भाई जहां एलिमेंट देखो जितनी दूरी पे लोगे अगर यहां काटोगे उसका y और कम होगा, और किनारे काटोगे इसमें तो y कम होगा, तो y भी चेंज हो सकता है कि आप वो एलिमेंट कहां से कट कर रहे हैं, कितनी डिस्टेंस पे कट कर रहे हैं। और दूसरी बात है थिकनेस, कितने थिकनेस का आप कट कर रहे हैं वो dx से वेरिएबल है।
तो आपको देखो इंटीग्रेशन तो x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन ये वेरिएबल y है, ये गड़बड़ हो रहा। हमेशा इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वेरिएबल भी वही होना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको x वाला फैक्टर लाना पड़ेगा। तो हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट किया था पहले वाले इक्वेशन में, जरा याद होगा इस वाले इक्वेशन में इसका मैंने किस लिए यूज किया था, अगर इसको मैंने लिखा होगा तो इसका यूज होगा ना। हाँ, अब यहां से अगर y स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो तो बेटा क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब y स्क्वायर की वैल्यू वहां पुट कर दोगे, क्योंकि r कांस्टेंट है, r से फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, x वेरिएबल है बेटा, x हमारा काम हो जाएगा, और dx के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है तो हमको dx के रिस्पेक्ट में करना है, तो सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से ix की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहां से मैंने रख दिया माइनस r से लेके प्लस r, और यहाँ से हो जाएगा पाई रो, और हमारा कितना हो जाएगा y पावर 4। y स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर ऐसे स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगा बेटा dx, और डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2, ऐसे मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, इस पाई रो बाई 2 को कॉमन कर सकता हूं, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन लगने वाला है नहीं। ठीक है, तो आई एक्स की वैल्यू कितनी आई, आई एक्स की वैल्यू अगर मैं इसको बाहर कर लूं पाई रो डिवाइड बाई 2, और मैं क्या कर दूं, और इसको मैं ब्रैकेट के बाहर, ऐसे ब्रैकेट के बाहर कर दूं, फिर इंटीग्रेशन लगाऊं माइनस r से लेके r। ठीक है, और इसको ओपन कर दूं, इसको ओपन करूं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ a की जगह r स्क्वायर है, b की जगह x स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा r पावर 4। ठीक है, कितना आ जाएगा r पावर 4 प्लस x पावर 4 माइनस 2 r स्क्वायर x स्क्वायर, और बाहर कितना है बेटा, बाहर dx है। अब देखो चूंकि ये क्या है, हर जगह ये r पावर 4 है, ये भी पावर 4 है, ये भी पावर 4 है, r स्क्वायर x स्क्वायर ये पावर 4 बनाते हैं, यानी ये जो अंदर लिखी गई चीज है बेटा, ये अंदर लिखी गई चीज है, ये एक इवन फंक्शन है। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, और जब इवन फंक्शन होता है तो इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर माइनस समथिंग माइनस x से लेके प्लस x तक है, और अंदर अगर ये फंक्शन कोई है f(x) dx, अगर ये फंक्शन है, अगर इवन फंक्शन है, तो ये हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके x f(x) dx। ये तभी लगा सकते हैं जब अंदर जो फंक्शन होगा वो इवन फंक्शन होगा, और यहाँ पे सारे पावर 4 है, सारे फंक्शन इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब है कि अगर x को माइनस x भी कर दो तो भी कोई फंक्शन में चेंज नहीं होने वाला, सारे फंक्शन इवन फंक्शन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 लिख के यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिमिट हो जाएगी, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, अब मतलब समझ गया ना कि यहाँ से 0 लगा देंगे, यहाँ 0 से r कर देंगे, तो यहाँ 2 लिख देंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की। चलो इसको लिखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो क्या हो जाएगा बेटा आई एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई रो, क्योंकि नीचे 2 था, 2 कॉमन कर लिया, 2 से 2 काट दिया, अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका इंटीग्रेशन ओवर 0 से लेके r, और फिर क्या बचा r पावर 4 प्लस x पावर 4 माइनस 2 r स्क्वायर x स्क्वायर, और इधर क्या बचा बेटा, इधर बचा dx। यही था ना, एक बार जरा झांक लेते हैं, r पावर 4 x पावर 4 माइनस 2 r स्क्वायर x स्क्वायर dx, यही सारी चीज थी। अब क्या कर देंगे, इस इंटीग्रेशन को सबके साथ अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा, दैट्स हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आई एक्स कितना आया, आई एक्स आया बेटा पाई रो। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन के अंदर इसको बाहर रहने दो, ये हो जाएगा 0 से लेके r, और ये कितना हो जाएगा बेटा r पावर 4, और ये dx प्लस 0 से लेके r x पावर 4, और ये कितना हो जाएगा dx। यहां पे आया माइनस 2 r स्क्वायर कॉमन रहेगा बेटा, ये बाहर निकल जाएगा, 0 से लेके r x स्क्वायर dx, और अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया बेटा। ठीक है, अच्छा ये बताओ यहाँ पे r पावर 4 है, r तो कांस्टेंट रेडियस है स्फीयर का, वो तो बदलने वाला नहीं, तो इसको r पावर 4 को अगर मैं बाहर भी लिख दूं, अगर मैं से यहीं से बाहर लिख दिया होता ऐसे मिटार के, अगर मैं ऐसे मिटार के यहां से बाहर लिख दूं बेटा, देखो ऐसे, इधर r पावर, ये क्या हो रहा है यार, ये बड़ा हेडलाइन वाला क्यों चल जाता है। ठीक है, ऐसे लिख दूं, देखो इधर मैं r पावर 4 ऐसे लिख दूं, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, अब क्या करूं, जब dx का इंटीग्रेशन, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन कितना आता है बेटा, dx का इंटीग्रेशन आपका, dx का इंटीग्रेशन x आता है, और x आता है, लिमिट रख देंगे आप तो r आ जाएगा, 0 से लेके r तो r आ जाएगा, यानी हम लिमिट रखते हुए चलते हैं। चलो एक बार और कर लेते हैं, ये हो जाएगा पाई रो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये r पावर 4, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका आएगा x, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx
जीरो से लेके आर है बेटा, तो इसका क्या आता है, इसका x आएगा, लिमिट रखोगे जीरो से आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट r माइनस जीरो दैट मल्टीप्लाइड बाई r, यानी इस टर्म की वैल्यू आई कितनी r, यानी इस ब्रैकेट के अंदर ये r आ गया। ठीक है, ये r पावर 5 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये पूरी टर्म ही कितनी आ गई, इसको सॉल्व करने के बाद ये पूरी टर्म ही आ गई r पावर 5। ठीक है, r पावर 4 ये था, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है r पावर 5। ठीक है, प्लस आया, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे x पावर 4 है, तो बेटा इंटीग्रेशन ओवर x पावर 4 dx की वैल्यू कितनी आती है, ये जीरो से लेके r तक लिमिट है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x पावर 5 डिवाइड बाई 5, और जीरो से लेके कितना आ जाएगा बेटा, जीरो से लेके r, लिमिट रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/4, ये हो जाएगा r पावर 5, ये कितना हो जाएगा बेटा, r पावर 5 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा r पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो बाहर ही था बेटा, अंदर कितना था, अंदर x स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन ओवर x स्क्वायर dx कितना आता है, ये सारी चीज मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x क्यूब, यानी कि ये उतना जाएगा x क्यूब डिवाइड बाई 3, और लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा r क्यूब डिवाइड बाई 3, और जब r क्यूब डिवाइड बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, r पावर कितना हो जाएगा बेटा, r पावर 5, कितना हो जाएगा 2/3 r पावर 5, ये चीजें हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो शायद इसका एलसीएम 15 आएगा। ठीक है, इसको मैं इधर लिखने की कोशिश करता हूं, ये क्या आ जाएगा, दैट सच इंप्लाइड दैट आई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई रो, और इसको सॉल्व करने के बाद ये 15 एलसीएम आ गया, 15 एलसीएम आ गया, और यहाँ पे 15, चूंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो हम एक मान लेंगे, तो एक कितना हो जाएगा बेटा, 15 r पावर 5, ठीक है, प्लस और कितना आ जाएगा, 5 × 15 यानी 3r पावर 5, 3r पावर 5 माइनस कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ये 3 × 5 = 15 यानी 5 दूना 10 आ जाएगा, ये आपका 5 दूना 10 r पावर 5। ठीक है, 5 दूना 10 r पावर 5, ये आपका ये एलसीएम लगाने पे बात है ना। ठीक है, 5 दूना 10, 3 × 5 = 15, 5 दूना 10 r पावर 5, इसको सॉल्व करो, पहले प्लस प्लस को जोड़ लो, 15 × 3 = 18, 18 में से 10 गया 8, 8 बटा 8 r के पावर 5 डिवाइड बाई 15, तो आई एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी पाई रो 8 r के पावर 5 डिवाइड बाई 15, इसको एडजस्ट करके लिख लेते हैं, 8 बटा 15 पाई रो r के पावर 5। ठीक है, इसको सीरियल क्रम में लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा, आई एक्स की वैल्यू आई 8 बटा 15 पाई रो r के पावर 5, ये हमारा डेंसिटी के टर्म में आया ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पूरे सॉलिड स्फीयर का एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमको मिला। ठीक है, अब हमको चूंकि मास की टर्म में चाहिए, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, पूरे गोले का मास m था, उसका वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई r क्यूब, ये हमको पता है चूंकि हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेंसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे, चलो पुट करो, देखो क्या आता है, आई एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8/15, ठीक है, पाई, और हमारा डेंसिटी की वैल्यू आ गई बेटा m डिवाइड बाय कितना, 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ये r के पावर 5, कुछ कट पिट गया बेटा, r के पावर 3 से r के पावर 5, यानी ऊपर r स्क्वायर बचा बेटा। ठीक है, ये आपका 3 ऊपर चला जाएगा, यानी यहां से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 3 × 5 = 15 बेटा, ऐसे 5, यानी क्या कट गया बेटा, पाई से पाई कट गया, और हमारा क्या बचा, एक r स्क्वायर से यहाँ कटा, तो यहाँ r के पावर 2 बचा, यानी ओवरऑल कितना बचा, ओवरऑल बचा हमारा आई एक्स बराबर ये बचा 2/5 mr स्क्वायर, और यही क्या होता है बेटा, यही गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, चाहे एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकालो, चाहे वाई एक्सिस के लॉन्ग निकालो, अगर आप इस एक्सिस के भी लॉन्ग निकालते बेटा, इस एक्सिस के लॉन्ग निकालते, ठीक है, अगर आप इस एक्सिस के लॉन्ग निकालते ना, कहां चला गया, इस एक्सिस के भी लॉन्ग निकालते वाई एक्सिस, तो भी आपका 2/5 mr स्क्वायर होता, इस एक्सिस के लॉन्ग निकालते तो भी 2/5 mr स्क्वायर होता, और जेड एक्सिस के लॉन्ग निकालते तो भी 2/5 mr स्क्वायर होता, क्योंकि ये जितने भी एक्सिस हैं, चाहे एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे जेड एक्सिस हो, ये सॉलिड स्फीयर के सेंटर से पास हो रही हैं, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है, सॉलिड स्फीयर क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, तो चाहे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस निकालो, ये सारी उसकी व्यास होगी, ये क्या होंगे, उसकी डायमीटर्स होंगे, और डायमीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया
सेम आता है। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग निकालो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², वाई एक्सिस के अलोंग भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे डिस्क का, चाहे इस ऐसे रोटेट करे, चाहे ऐसे रोटेट करे और चाहे ऐसे रोटेट करे, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसके सेंटर से पास होगी क्या आ जाएगी बेटा 2/5, हमारा कितना आ जाएगा 2/5 mr² हो जाएगा। तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला वो गोले का वो कितना मिला 2/5 mr²। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बेटा, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। उसके जो डायमीटर के अलोंग यानी जो उसके जो एक्सिस उसके ओरिजिन से पास हो रही, चाहे एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे जेड एक्सिस हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, दूसरा इसी में सब हेडिंग है कि अबाउट इट्स डायमीटर, किसके अबाउट बेटा, अबाउट इट्स डायमीटर। चलो अगले पेज पे करते हैं, अबाउट इट्स डायमीटर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसी सॉलिड स्फीयर का उसके डायमीटर के अलोंग। ठीक है, अबाउट इट्स डायमीटर, उसके डायमीटर के अलोंग, डायमीटर के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, ये आपका आर रेडियस है और इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक मिनट, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, ये मैंने कैलकुलेट करा है, आई बाई कितना आ जाएगा 2/5 mr², ये हमारा हो गया। अगर हम पूछा हूं कि टेंजेंट के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला, जो टेंजेंट यानी कि जो उसको केवल उस पूरे गोले को केवल एक पॉइंट पे छू के टच करे, यानी टेंजेंट स्पर्शी के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो हमको क्या हो जाएगा बेटा, इसके और मोमेंट इनर्शिया पता है, यहां से यहां तक की दूरी रेडियस है तो r होगी बेटा। तो जो दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर हमको i निकालना है, IAB निकालना है, यानी इसकी किसके अलोंग निकालना है बेटा, टेंजेंट के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी स्पर्शी के अलोंग किसी भी सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, IAB, जो कि उसका टेंजेंट है, स्पर्शी है, अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो जो उसके सेंटर ऑफ मास यानी जो उसके सेंटर से पास हो रही है उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा बेटा, वो है 2/5 mr², Ix प्लस क्या होता है mx², mx बीच में डिस्टेंस कितना है r, ये mr², ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है I बराबर ICM प्लस mx², जहां x क्या है, x दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है। तो IAB कितना आ गया, IAB इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 7/5 mr²। तो कभी कभी आपके एग्जाम में आपको उसके डायमीटर के उसके आपको क्या करता है बेटा, उसको टेंजेंट के अलोंग पूछ देता है, आपको बड़े क्वेश्चन में टेंजेंट के अलोंग हो जाएगा। तो ये नहीं कि बस डायरेक्ट आप ये जानते रहते हैं तुरंत ये लगाओ यहां से, नहीं, सबसे पहले आपको उसके ओरिजिन के अलोंग यानी जो उसका डायमीटर है, जो उसका सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद तब दिखाओगे कि चूंकि अप्लाइंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के 7/5 mr² आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज आपको किसके अलोंग आ गई, ये आपको किसका, सॉलिड स्फीयर का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस करते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फेरिकल सेल। ठीक है, किसका हेडिंग डालोगे बेटा, यहां से हेडिंग डालने की कोशिश करोगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल, यहां पे ऐसे MI ऑफ अ स्फेरिकल यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल। ठीक है, यूनिफॉर्म डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल अगर नहीं दिया रहेगा क्वेश्चंस में तो आप लोग यूनिफॉर्म ही मान के चलिएगा। अगर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा ना तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती रहेगी बेटा, चेंज होती रहेगी पॉइंट टू पॉइंट। तो आप उससे फिर आपको फिर इंटीग्रेशन में भी डेंसिटी को इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर वहां जो डीएम बराबर लिखते हो उसमें जो डेंसिटी को बाहर खींच लेते हो इंटीग्रेशन को ना, वो भी अगर वेरिएबल हो गया डिस्टेंस के साथ, वो भी वेरी करने लगा तो आपको फिर वो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन हो जाएगा। हो सकता है बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में दे, वो बाद में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल। कोई यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। वही करना है कि सबसे पहले एक सेल बनाना है। सेल मतलब अंदर से खोखला होता है, तो जब भी एक यूनिफॉर्म सेल होगा, एक सॉलिड स्फेरिकल सेल होगा, उसका मतलब है एक स्फेरिकल सेल होगा, उसका मतलब है कि उसके पास कुछ रेडियस होगी, अंदर से खोखला होगा तो लेकिन उसके पास एरिया होगी। अगर उसको डेंसिटी नहीं है तो उसके पास, अगर उसके पास वॉल्यूम डेंसिटी नहीं है तो उसके पास सरफेस डेंसिटी होगी। ठीक है, वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक स्फेरिकल सेल बनाते हैं। ऐसा कोई स्फेरिकल सेल हम लोगों ने क्या किया, ऐसे बना लिया। आप अपने आंसर शीट पे लिखोगे लेट ड्रॉ अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r एंड मास m। क्या करोगे,
एक स्फेरिकल सेल ड्रॉ करोगे, लेट अस ड्रॉ अ स्फेरिकल सेल ऑफ मास m एंड रेडियस r, ये आप लिखते हुए चलिएगा। ये r रेडियस का क्या करना है बेटा, r रेडियस का आपने एक स्फेरिकल सेल आपने ड्रॉ कर लिया। ऐसे कुछ बढ़िया सा स्फेरिकल सेल आप लोग वो अपने एग्जाम हॉल में वो लेके जाइएगा, क्या बोलते हैं उसको, लंगड़ा प्रकार हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं ना, ठीक है, कंपास लेके जाइएगा, उससे बन जाएगा। तो आर रेडियस का आपने क्या किया, आर रेडियस का हम लोगों ने एक स्फेरिकल सेल ड्रॉ किया। स्फेरिकल सेल आपको पता है कि अंदर से खोखला होता है मेरे मुन्ना, इसको अंदर से खोखला ही रखना, ठीक है, ये उसका ओरिजिन है और ये इसका क्या है बेटा, ये इसका रेडियस, आर रेडियस का कोई स्फेरिकल सेल है। और इसका मास कितना है, सारी चीज लिखने की कोशिश करते हैं। इसका मास m है और इसकी जो हमारा डेंसिटी है, मास डेंसिटी, उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास एरिया नहीं, इसके पास वॉल्यूम नहीं है, इसके पास एरिया है। और सिग्मा बराबर क्या होता है बेटा, सिग्मा बराबर होता है मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया यानी इस पूरे स्फेरिकल सेल का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा अगर आर रेडियस का है। तो जहां अब वहां पे रो लिखते थे क्योंकि वहां वॉल्यूम था, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं, यहाँ पर एरिया है, तो यहाँ पे सिग्मा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सरफेस मास डेंसिटी, यानी m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बेटा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, dx थिकनेस का पहले एक्सिस ड्रॉ करेंगे। चलो इस बार थोड़ा एक्सिस में हेर फेर करते हैं बेटा, इधर हम y एक्सिस लेते हैं, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर हम क्या करते हैं बेटा, x एक्सिस लेते हैं, और इसके इधर क्या करते हैं बेटा, z एक्सिस लेते हैं। यानी इस स्फेरिकल सेल के प्लेन में z एक्सिस है, y एक्सिस है, और उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो x एक्सिस है। आपके ऊपर है, आप यहाँ x, y और z भी ले सकते हैं। मैंने वो एक्सिस सेलेक्ट करना बताया है, अगर x इधर लिया, y लिखा, तो z ऑटोमेटिक इधर आने वाला है, क्योंकि ऐसे करेंगे x y z ऐसे ऊपर की तरफ आएगा ना, ठीक है। तो हमेशा एक्सिस भी ये नहीं कि यहाँ पे y, यहाँ पे x और यहाँ पे z गलत हो जाएगा, ठीक है। वो आपका राइट हैंड लॉ के नियम से a क्रॉस b बराबर c के बराबर आना चाहिए, यानी i क्रॉस j जो होना चाहिए वो k के बराबर आना चाहिए, ठीक है। जो जब i के डायरेक्शन में पहला ये चारों फिंगर करके j दिशा में कर्ल करेंगे, तो जो आपका k है, जो अंगूठा है, वो k का डायरेक्शन बताएगा, तो हमेशा उसी रूल को फॉलो करना चाहिए। अब इसमें भी एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे बेटा, ठीक है। चलो लेट कट अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास dm फ्रॉम y डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि अब इधर y एक्सिस है ना, इधर याद रखना। तो हम क्या करेंगे, अब एक स्मॉल एलिमेंट कट करने की कोशिश करेंगे। चलो यहाँ पे थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा चटपटा वाला सा कलर ले रहा हूं, थोड़ा सा तीखा। अब यहाँ से क्या कर रहा हूं, एक स्मॉल एलिमेंट बेटा, ऐसे स्मॉल एलिमेंट थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे गैप बनाऊंगा, ये स्मॉल एलिमेंट मैं कट करूंगा ऐसे यहाँ से, ठीक है। इस स्मॉल एलिमेंट का मास कितना होगा, इस स्मॉल एलिमेंट का मास dm होगा, और इसकी थिकनेस कितनी होगी बेटा, इसकी थिकनेस dy होगी। इसकी थिकनेस कितनी होगी, इसकी थिकनेस dy होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये y एक्सिस में है, तो dy होने वाली है। और कितनी डिस्टेंस में मैं कट करूंगा, मैं y डिस्टेंस पे कट करूंगा। ओरिजिन से y डिस्टेंस पे मैंने dm मास का और dy थिकनेस का कोई एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, अगर इसके एक सिरे के बीच की डिस्टेंस r होगी, ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जो अगर ये क्या कर रहा है, ये जो एक्सिस है, ये जो रेडियस है, वो z एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा, तो जो दूसरी वाली एक जो आपने यहां कट किया है, अगर वो थीटा एंगल बना रहा, तो ये जो दूसरा वाला जो dx dy थिकनेस का ये जो एंगल होगा, वो कितना एंगल बनाएगा, वो मान लिया कि d थीटा एंगल बनाएगा। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। इसमें बस उसमें एक ही चीज का अंतर है कि वहां पे थीटा वूटा का रोल नहीं आता था, लेकिन चूंकि ये आप जब इसको काटेंगे तो एक रिंग होगा, और रिंग के पास अच्छा खासा थिकनेस होता है, तो जब आप रेडियस मेजर कर रहे होंगे, याद रखिएगा, जब रेडियस मेजर कर रहे होंगे, तो जो पहली वाली जो पट्टी है, यानी कि अगर ऐसे थिकनेस काटेंगे बेटा यहां से, तो अगर ये आर एंगल बनाएगा, ये थीटा एंगल बनाएगा, तो ये वाली जो होगी रेडियस से डी थीटा एंगल बनाएगी। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ताकि तब इसी केस में हम ये निकाल सकते हैं, आपको बताएंगे कैसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, एक जरा ध्यान से देख लेना, अगर ये चीज समझ गया तो बाकी चीज आपका खत्म हो जाएगा, बाकी उसी की तरह जैसे आप लोगों ने किया है। ये आर एंगल है, ठीक है, ये आर डिस्टेंस है जो कि थीटा एंगल बना रही है जेड एक्सिस के साथ। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये जो डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस है, इनके बीच का ये जो एंगल है, ये कितना एंगल बनाएगा बेटा, इसको मान ले रहा हूं कि ये डी थीटा एंगल है, जरा समझना। यानी कहने का क्या मतलब था बेटा, कहने का अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, अगर मैं इस चीज को ऐसे ड्रॉ करूं कि ये हमारा ये थिकनेस है, इसको मैं इधर ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा होगा, अब घबराइए मत। ये मैंने क्या किया बेटा,
ये मैंने कट किया, ये आपका ऐसे कुछ कट होगा बेटा, एक बड़ा एक छोटा होगा, क्योंकि आप क्या करोगे इधर की तरफ है ना, तो एक बड़ा एक छोटा ऐसे बनाओ, ठीक है, ऐसे इधर छोटा और आगे चल के क्या हो जाएगा इधर बड़ा और इधर चल के क्या हो जाएगा छोटा, थोड़ा सा ऐसे दिखाने के लिए। ये आपका dy थिकनेस का है, आपको ये थिकनेस निकालनी है। आपने बोला कि ये थिकनेस कितनी है बेटा, ये dy है, लेकिन इसको एंगल के टर्म में लिखना है हमको, dy को एंगल के टर्म में। मैंने बोल रहा हूं कि ये आपका ओरिजिन था, इस ओरिजिन से आपने y डिस्टेंस पे ये क्या किया, ये स्ट्रिप आपने कट की, और जो कट करोगे ना वो एक रिंग बन के निकलेगा, क्योंकि ये स्फेरिकल सेल है। मैंने बोला था कि जब सॉलिड स्फीयर को कट करोगे तो एक डिस्क बन के निकलेगा, और जब स्फेरिकल सेल को कट करोगे तो एक रिंग बन के निकलेगा। जैसे नारियल को कट करोगे ना बेटा तो एक गोला सा रिंग बन के निकलेगा, उस रिंग के पास कुछ थिकनेस होगा, ठीक है। मैंने बोला, ध्यान से देना, मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस है, ये चूंकि ये रेडियस होगा तो ये r होगा, और मैंने बोल रहा हूं कि ये जो r है ये z एक्सिस के साथ बेटा थीटा एंगल बना रहा, और इधर कौन सा एक्सिस है, इधर z एक्सिस है, उसके साथ ये थीटा एंगल बना के हमारा क्या है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा ऑड लिखा गया, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाह रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, ये हमारा थीटा है और ये हमारा इसका क्या है, r है, ठीक है, रेडियस है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस मैं बोल रहा हूं, बस एक मिनट ध्यान से देखिएगा कि ये जो डिस्टेंस है, ये इस वाली स्ट्रिप का जो उसका दूसरा भाग है, जो हमने स्मॉल एलिमेंट काटा dx थिकनेस का, उसका दूसरा जो भाग है वो क्या कर रहा है, वो उससे कितना एंगल बना रहा है, वो उससे मान लो कि आपका θ2 यानी थीटा प्लस डी थीटा एंगल बना रहा है। ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है, सॉरी ये ज्यादा ड्रॉ कर दिया, ये जो ये एंगल है, एक मिनट में फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये तो आपका ये था, मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा था, ये जो छोटा ये दूसरा वाला सिरा है, ये एक्स एक्सिस के साथ, ये जो दूसरा वाला सिरा है ये एक्स एक्सिस के साथ, अरे ये आपका वाई एक्सिस के साथ ये एंगल ड्रॉ कर रहा है थीटा प्लस डी थीटा, यानी कि ये जो एंगल होगा, जो ये जो आपका येलो लाइन और ब्लू लाइन के बीच का जो एंगल है, उसके बीच का एंगल है बेटा क्या, डी थीटा, क्योंकि एंगल निकाल सकते हो, अगर ये थीटा प्लस डी थीटा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका डी थीटा हो जाएगा। अब कहने का मतलब कि ये आपका ऐसे कुछ है, ये आपने इसको डी वाई मान रखा है बेटा, ये आपका रेडियस आर है, और ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल आपने इसको बोल दिया कि ये डी थीटा एंगल है, ठीक है। अगर आप अब इसको मैथमेटिक्स की भाषा में कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या लिखना चाहोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से डी वाई की जो वैल्यू मिल जाएगी, यहां से एक इक्वेशन मिलेगी डी वाई बराबर आर डी थीटा, यहां से एक इक्वेशन मिली डी वाई बराबर आर डी थीटा, और इसी की मैं बात कर रहा था, जो थिकनेस होगा ना वो थिकनेस आर डी थीटा, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल, डी थीटा एंगल जो आपका स्ट्रिप है, पहले स्ट्रिप का पहला वाला भाग और उसी जस्ट आपने जो दूसरा काटा उनके बीच का एंगल है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है बेटा, डी थीटा क्या है, डी थीटा द एंगल बिटवीन y एंड y प्लस dy, यानी y तो ये डिस्टेंस है बेटा, और ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस y है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर बात करूं इस स्ट्रिप से लेके इस स्ट्रिप के बीच की डिस्टेंस y प्लस dy है, तभी तो इस स्ट्रिप की चौड़ाई dy आई है। तो जो हमारा एंगल है डी थीटा इज द एंगल बिटवीन, क्या है बेटा, ये क्या है, एंगल बिटवीन y एंड y प्लस dy, y और dy के बीच का एंगल है, ठीक है, क्योंकि y इतना डिस्टेंस है, dy इनके बीच का एंगल है, तो dy की वैल्यू मिली आर डी थीटा। दूसरी इक्वेशन क्या मिली बेटा, दूसरा ये मिला कि अगर ये आपका मैंने मान लिया कि जो मैंने काटा हुआ है ये डिस्टेंस जो होगी, जो उसकी रेडियस होगी, जो रिंग होगा उस रिंग का रेडियस z होगा, क्योंकि मैंने इसको z डायरेक्शन में काटा है, तो इस रिंग का रेडियस, जैसे वहां पे मैंने y माना था, यहाँ पे इधर मैं z एक्सिस के लाऊंगा तो इधर मैं z मानूंगा, तो एक इक्वेशन ये भी बनेगा कि ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा z है, ये हमारा z है, ये हमारा y है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ये हमारा z था, ये हमारा y था, और ये हमारा कितना था, ये हमारा r था। तो एक इक्वेशन और बना क्या, पाइथागोरस के प्रमेय से, ये हमारा अगर ये परपेंडिकुलर है, ये क्या था, ये जो y है वो डिस्क का रेडियस, रिंग का रेडियस है, ये y कितने दूरी पर मैंने काटा है वो है, ठीक है, सेंटर से कितनी दूरी पर काटा है, और r पूरे उसका रेडियस है, ये जो मैं पार्ट बात कर रहा हूं, ये जो पार्ट में बात कर रहा हूं वो है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, अगर मैं निकालना चाहूं तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा जेड स्क्वायर, ऐसे जेड लिख दे रहा हूं थोड़ा सा स्टाइल में, जेड स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा, ये वाई स्क्वायर, ये हमारा एक इक्वेशन ये बना, ठीक है, ये एक इक्वेशन दो बना, तो दो इक्वेशन ये आए, एक dy बराबर आर डी थीटा, एक आर स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पिछले वाले से पीछे वाले जो आपका निकाला था उसमें भी आपने यही किया था।
ठीक है, बस यहाँ पे वो एक्सिस चेंज है। और दूसरी बात क्या आई, एक और बात आएगी, ठीक है, और एक और बात क्या आएगी, जरा ध्यान से देखना कि अगर ये एंगल, ठीक है, अगर कुछ ऐसा सिनेरियो है, जरा ध्यान देना, मैं किधर लिखूं, मैं खुद कंफ्यूज हूं, ठीक है, जरा इधर देख लेना। अगर ये एंगल बेटा, अगर ये एंगल, ये आर है, और ये आर अगर थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी, इसका जो प्रोजेक्शन आएगा, इसका इस पे जो प्रोजेक्शन आएगा, ये देखना, इसका जो इस पे प्रोजेक्शन आएगा वो आ जाएगा बेटा क्या, आर साइन थीटा, और इसका इस एक्सिस के लॉन्ग यानी जेड वाला जो प्रोजेक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा, आर कॉस थीटा ना। यानी z बराबर कितना हो जाएगा बेटा, z की वैल्यू आ जाएगी r cos थीटा, क्योंकि इधर z है और इधर y है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, r sin थीटा। तो एक चीज और आया बेटा, ये हम वेक्टर के नियम से, अगर ये r है, ये थीटा एंगल बना रहा, तो इधर वाला कंपोनेंट r cos थीटा और नीचे वाला कंपोनेंट r sin थीटा। तो एक इक्वेशन और बना, ये क्या बना, ये हमारा बना z बराबर r cos थीटा, ये बना z बराबर क्या, r cos थीटा, और ये बना y बराबर, इधर बना y बराबर r sin थीटा। क्या बना, r sin थीटा। ये हमको इतनी चीज हमको मिल गई, ठीक है, z बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा, ये हमको इतनी सारी चीज आपको मिली है। और इसी की क्वेश्चन 1, 2 और 3 करके आप इसको लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, जो मैंने कट किया उसको बाहर निकालेंगे, ये एक्सिस ये ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद उस छोटे से एलिमेंट का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये जो हमने छोटा सा भाग निकाला था, ये ना, ये कैसा होगा बेटा, एक रिंग होगा ना, इसकी थिकनेस कितनी होगी, ये अंदर से भरा नहीं होगा, इतना याद रखना, डिस्क की तरह नहीं है, ये रिंग होगा, ये एक्सिस है, जिस एक्सिस को आप लोग क्या कर रहे हो बेटा, जिस एक्सिस को आप लोग y के नाम से यहां पुकार रहे हो, और ये डिस्टेंस इस रिंग का जो आप लोग रेडियस इसको क्या बोल रहे हो, इस रिंग के रेडियस को आप लोग z के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हो, इस रिंग का रेडियस z है, इसका मास dm है, इसका थिकनेस कितनी है बेटा, इसका थिकनेस dy है, जो कि r d थीटा के बराबर है, और इसका जो डेंसिटी है, जो उसका सरफेस मास डेंसिटी है, सिग्मा है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, तो चाहे पूरे गोले का लो चाहे छोटे से भाग का लो, हमेशा सिग्मा रहने वाला है। ठीक है, यही चीज है। तो इस एक्सिस के लंगर इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख पाए, तो हम इंटीग्रेट करके -r से लेके +r तक पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख पाएंगे। तो ये बताओ, अगर कोई रिंग है, उस रिंग के अलोंग जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास होता है, उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रिंग का, वो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। याद रखना, ये जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अलोंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो जाएगा। तो ये रिंग ऐसे रखा हुआ है बेटा, ये रिंग ऐसे रखा हुआ है, अगर मैं कुछ दिखा पाऊं, या तो कुछ है नहीं, ये रिंग ऐसे रखा हुआ है और ये ऐसे एक्सिस पास हो रहा है, ये रिंग ऐसे, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है रिंग को, तो ये एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, यानी इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर ये आपका y एक्सिस है, यानी इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो अगर dy लिखोगे ना, यहां से क्या लिखोगे, dy लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, dm इसका मास, और कितना होता है इसका जो आपका रेडियस है, रेडियस कितना होता है, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²। r उसका क्या है, रेडियस है, यहाँ पे रेडियस इसका z है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, dm इंटू क्या हो जाएगा, z², ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, dm इंटू z²। अब बात आती है कि dm कैसे कैलकुलेट करें, ये छोटा सा जो मास है उसको मास से कैलकुलेट करें, तो मास कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं क्या, हम क्या जानते हैं, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस केस में डेंसिटी नहीं लिखनी, इस केस में सरफेस डेंसिटी लिखनी है, यानी हमको सिग्मा लिखना है। क्या लिखना है बेटा, सिग्मा बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया, यही लिखना है ना, मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, चूंकि इसका डीएम निकालना है, इसका अगर इसका हमको सिग्मा पता है, अगर हम क्या करते हैं, अगर हमको मास लिखना है, अगर किसी भी बॉडी का अगर मास लिखना होता है, ठीक है, अगर कोई सेल है, किसी भी सेल का मास लिखना होता है, तो उसके सिग्मा में उसके एरिया से क्या कर दो बेटा, उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमको क्या मिल जाता है, हमको उस मास का उस बॉडी का मास मिल जाता है। ठीक है, अगर हमको इसी तरह डीएम कैलकुलेट करना है, उस छोटे से जो रिंग है उसका मास कैलकुलेट करना है, तो उस छोटे से रिंग का जो सरफेस डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय उसके एरिया, ये जो रिंग आया उस रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, हमको उस छोटे से एलिमेंट का हमको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। ठीक है, तो डीएम हमको निकालना ही है, इस छोटे से रिंग का मास निकालना है, सिग्मा उसका वही होगा, एरिया कितना होगा, इस रिंग का एरिया लिख पाओ तो लिख लो, रिंग का एरिया कितना होता है बेटा। अब ये आपको चीज बताना है, रिंग का एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो रिंग का एरिया बताओ, हम सभी लोग से पूछना चाहते हैं, रिंग का एरिया बताओ, इस केस में कैसे, क्या πr² लिख दोगे,
नहीं, इस केस में क्या पाई आर स्क्वायर लिख दोगे, क्योंकि रिंग का एरिया तो यही होता है पाई आर स्क्वायर, अब लिख के हट जाओगे ना। नहीं, हम क्या कर देंगे उसके लेंथ में, क्योंकि हमको उसका विड्थ तो पता है ना डी वाई, हमको हमेशा इसको भी तो इंक्लूड करना है ना, तो हमेशा क्या करेंगे जो उसकी लंबाई है, अगर उस लंबाई में उसके विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा। तो उसकी लंबाई कितनी है बेटा, उसकी लंबाई है 2 पाई रेडियस, चूंकि वाई है रेडियस 2 पाई वाई, ये इसकी लंबाई, रिंग की लंबाई कितनी होती है 2 पाई आर, और उसके लंबाई में अगर उसके चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि चौड़ाई कितनी है बेटा, चौड़ाई इसका अच्छा 2 पाई आर, आर की जगह जेड है ना, सॉरी यहाँ पे 2 पाई आर, रेडियस की जगह जेड है, तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा 2 पाई जेड, और उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें, थिकनेस कितना है बेटा, थिकनेस उसका कितना है डी वाई, तो ये हमको वैल्यू मिल गई, ये सिग्मा बराबर 2 पाई जेड डी वाई, हमको इसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पे डी आई वाई की जगह हम इसको पुट कर लेंगे, तो हमारे देखो क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो डी आई, आपको ये पता चला नहीं ये कैसे आया, एरिया कैसे लिखेंगे रिंग का एरिया रिंग के लंबाई में, जो कि लंबाई 2 पाई आर होती है, आर की जगह यहाँ जेड है, तो इसका 2 पाई जेड हो जाएगा, इसके लंबाई में अगर थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एरिया स्क्वायर डायमेंशन का होता है, उसका डायमेंशन 2 होता है, तो बेटा इसका भी डायमेंशन एक जेड है एक डी वाई है, डायमेंशन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लंबाई में अगर थिकनेस से मल्टीप्लाई करें, थिकनेस का डी वाई है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा। अब यहाँ पर रख दें, तब डी आई वाई कितना हो जाएगा बेटा, डी आई वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, वो हमारी डीएम के वैल्यू सिग्मा 2 सिग्मा पाई जेड आपका हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 पाई सिग्मा, ये हो जाएगा 2 पाई सिग्मा, एडजस्ट किया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जेड डी वाई, ये हमारा क्या बन गया जेड डी वाई, और ये हमारा क्या बना, ये हमारा जेड स्क्वायर बना। ठीक है, जेड डी वाई और जेड स्क्वायर बना। ठीक है, ये हमारी चीज बन गई। अब जरा एक चीज और बताओ, मैंने ऐसा कुछ लिखा था z बराबर, चूंकि मैंने क्या लिखा था, ये लिखा था ना z बराबर, ये हमारा क्या लिखा था r, ये r cos थीटा, कुछ ऐसा लिखा था मैंने, ऐसा लिखा था, जरा देख लो पिछले वाले z बराबर, ये मैंने किस लिए लिखा था, z बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा मैंने लिख रखा हुआ है। ठीक है, ये हमने इसको लिख रखा हुआ है। ठीक है, z बराबर r cos थीटा। अब मैं क्या करूं कि हमको dy की वैल्यू हमको पता है, dy बराबर r d थीटा होता, मैंने पहले कैलकुलेट की है, तो इस चीज को मैंने यहां लिखूंगा ऐसे, डी आई वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई सिग्मा जेड, अभी ऐसे रहने दो, ये डी वाई को क्या लिख दो बेटा, डी वाई की वैल्यू हम क्या लिखे थे आर डी थीटा, आर डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जेड बराबर क्या हो जाएगा आर डी थीटा, ये हमको चीज मिली। अब बताओ, ये अगर हम इसको, इस वाले इक्वेशन को अगर हम dz निकालें यहाँ पे, तो dz की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो dz बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारा आ जाएगा r, ये आपका आ जाएगा cos थीटा का sin थीटा, और हमारा क्या आ जाएगा d थीटा। तो यहां से r d थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r d थीटा की वैल्यू आएगी z बाई sin थीटा, r d थीटा की वैल्यू कितनी आई, z बाई sin थीटा, तो कितना आया d i y की वैल्यू कितनी आई, डी वाई आई की वैल्यू, आप इसको मल्टीप्लाई करो जेड से जेड, तो कितना हो जाएगा 2 पाई सिग्मा, ये जेड क्यूब रहने दो। ठीक है, जेड क्यूब हो जाएगा, आर डी थीटा की वैल्यू देखो, आर यहां से डी थीटा यहां से, तो इसको साइन थीटा को नीचे भेज दो, तो कितना बन जाएगा बेटा, आर डी थीटा की वैल्यू जेड डी जेड डिवाइड बाई साइन थीटा, डी जेड डिवाइड बाई साइन थीटा। ये चीज तो हमको समझ में आ रहा। ठीक है, लेकिन एक चीज और, क्या अभी मैंने ये भी तो लिखा था क्या, कि जो हमारा y बराबर था, ये हमारा कितना था पिछले वाले, इसमें जाओ, y बराबर कितना था, y बराबर r sin थीटा था, y बराबर कितना था बेटा, y बराबर r sin थीटा था ना, तो y बराबर हम क्या रखेंगे यहाँ पे, y बराबर r sin थीटा रखेंगे, r sin थीटा रखेंगे। ठीक है, तो यहां से sin थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट हो जाएगी, sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y बाई r, तो यहां से sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी y बाई r। ठीक है, sin थीटा की वैल्यू एक मिनट आप लोग इसको नोट डाउन करिए। हाँ, तो कहां पे पहुंचे थे बच्चों, देखो हमने डीएम कैलकुलेट किया, डीएम बराबर सिग्मा 2 पाई जेड डी वाई। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इंटीग्रेशन करने में, मैं जब अभी थोड़ा सा गया था तो यहाँ देखा था कि यहाँ इंटीग्रेशन करने पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करने में गलती की, क्योंकि cos थीटा बराबर माइनस sin थीटा आता है डिफरेंशिएशन करने पे। ठीक है, तो अगर माइनस आ जाएगा तो पूरा स्टेप गड़बड़ हो जाएगा ना, हमको ये माइनस वाला टर्म नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फिर dz बराबर माइनस r sin थीटा आ जाएगा तो ठीक है। अब क्या करिए, आप बस यहाँ तक का स्टेप अभी दिमाग में रखिए। अब मैं इस चीज को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
इस चीज को मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ ना, इस चीज को इरेज कर रहा हूँ और इसको फिर से करा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया था, जब आया मैं लौट के आ रहा था क्योंकि एक कॉल आ गया था, उसके बाद मैंने देखा तो यहाँ पे कुछ गलती हुई थी, ठीक है। क्योंकि अब आप लोग ऑनलाइन है तो आप लोग देख के बताते भी नहीं है गलतियां कहाँ हो रही है, ठीक है। तो डीएम बराबर ये आपका सिग्मा 2 पाई जेड डी वाई आपका आया। अब सारा कैलकुलेशन को डी वाई बराबर कितना होता है, डी वाई बराबर पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, डी वाई बराबर आर डी थीटा आपका आया था, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई की जगह हम लोग आर डी थीटा, जो आपका थिकनेस था डी वाई वो आपका आर डी थीटा के बराबर आया था। तो यहाँ से हमारा डीएम बराबर आया, अभी डीएम ही रहने देते हैं, डीएम बराबर कितना आया, आया 2 पाई आपका सिग्मा जेड, ठीक है। 2 पाई सिग्मा जेड, जस्ट इसको अरेंज किया 2 पाई सिग्मा जेड, और डी वाई की जगह हम लोगों ने क्या रखा, आर डी थीटा आप लिख देंगे क्योंकि डी वाई बराबर कितना होता है, आर डी थीटा, ठीक है। अब जरा अगर इसके पीछे वाले पेज पे जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा y बराबर आर साइन थीटा आया था, हमको थीटा डी थीटा को रिप्लेस करना है ना, तो हम क्या लिखे थे, चूंकि y बराबर कितना आया था बेटा, y बराबर आया था आर साइन थीटा। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आपका कितना आ जाएगा इधर बेटा, इधर आ जाएगा डी वाई, इधर कितना आ जाएगा, इधर आपका आर ऐसे रहेगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस थीटा, और थीटा के इधर कितना आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा डी थीटा, ठीक है। तो हमारा डी वाई बराबर कितना बना, आर कॉस थीटा डी थीटा, हमको आर डी थीटा, देखो आर और इधर डी थीटा है, तो आर डी थीटा हमको यहां से उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो आर डी थीटा की वैल्यू है डी वाई डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो इतना कितना है बेटा, आर डी थीटा की वैल्यू यहां से हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ये आया डी वाई डिवाइड बाई कितना, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहां से मैं डीएम की वैल्यू, अभी मैं डीआई नहीं लिख रहा हूं, सीधे जब डीएम कैलकुलेट कर रहा हूं ना, गलती इसके जस्ट पहले मैंने क्या किया था, मैंने डीआई डायरेक्ट लिख दिया था, पहले आप डीएम कैलकुलेट कर लिए इत्मीनान से, फिर जब डीएम आ जाएगा उठा के आप वहां पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से डीएम की वैल्यू आई, मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट कितना आया बेटा, ये आया 2 पाई सिग्मा इनटू जेड, 2 पाई सिग्मा इनटू जेड, और आर डी थीटा की वैल्यू आई डी वाई डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये आया डी वाई डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब चूंकि थीटा वूटा हमको नहीं चाहिए, एंगल वेंगल हमको नहीं चाहिए, तो हम cos थीटा को कैसे रिप्लेस करेंगे, अब cos थीटा को लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि z बराबर कितना आता था, z बराबर आता था r cos थीटा, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, cos थीटा निकाल लोगे, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी z डिवाइड बाई r। तो हम लोग क्या कर देंगे, इस cos थीटा की जगह z बाई r रख देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, r ऊपर चला जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा 2 पाई z इंटू डी वाई, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, cos थीटा की जगह z बाई r पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ छूट रहा, कुछ छूट रहा है क्या, यहाँ पे कुछ छूट रहा है, नहीं कुछ नहीं छूट रहा, ठीक है। तो cos थीटा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, cos थीटा की जगह हम लोग डी जेड बाई आपका यहाँ पे z बाई r पुट कर देंगे ना, ठीक है। डीएम की वैल्यू कितनी आई, चलो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, डीएम की, सॉरी ये डीएम की वैल्यू कितनी आई, अरे हट जाओ भाई, ठीक है, हाँ डीएम की वैल्यू यहाँ क्यों, cos थीटा बराबर z बाई r रख देंगे, तो यहाँ पे मैं यहीं पे, अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, अगले पेज पे चलता हूँ, तो डीएम बराबर कितना आया, अगर मैं यहाँ पे देखूं बेटा, डीएम बराबर कितना आया, 2 पाई सिग्मा इंटू जेड, और ये कितना आया बेटा, डी वाई डिवाइड बाई कितना था, cos थीटा, जरा एक बार फिर देख लेते हैं, डी वाई, अरे आ जाओ यार, थोड़ा लेट रिस्पॉन्स कर रहा है, डी वाई डिवाइड बाई cos थीटा, और cos थीटा की जगह z बाई r, तो cos थीटा की जगह हम लोगों ने क्या रखा बेटा, z और बाई r, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, z से z कैंसिल हो जाएगा, तो dm की वैल्यू कितनी आई, dm की वैल्यू आई, dm बराबर कितना आया, ये आ रहा है 2 पाई सिग्मा इंटू r, ये कितना आया 2 पाई सिग्मा इंटू r, और z से z कैंसिल हो गया, तो इधर dy आया। अब हमको dy dm की वैल्यू मिल गई, dix बराबर कितना था, चूंकि हमने जाना था कि dix diy निकाल लेते ना, diy बराबर कितना था, dm इंटू जेड स्क्वायर, ये आया था ना, क्योंकि मास इंटू आर स्क्वायर होता है, तो उस रिंग का रेडियस जेड था, तो डीएम इंटू जेड स्क्वायर। अब इस डीएम की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो जब डीएम की वैल्यू पुट कर देंगे तो डी आई वाई की वैल्यू कितनी आई, डी वाई आई की वैल्यू आई 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई सिग्मा और आपका आर, और इधर कितना आया जेड स्क्वायर, और आपका चूंकि डीएम हो गया जेड स्क्वायर भी लिख दिया, और एक चीज और बचा डी वाई ना, अभी हमको मिल गया। अब हमको पता है कि जब हम यहाँ पे z वेरिएबल है और यहाँ पे dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, होने वाला तो है नहीं, इसलिए एक इक्वेशन और लिखा था, क्योंकि हमने क्या लिखा था, r स्क्वायर बराबर क्या लिखा था, यहाँ से लिखा था y स्क्वायर प्लस हमारा क्या था, प्लस हमारा z स्क्वायर, तो यहाँ से z स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, z स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से डी आई वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी वाई आई की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई सिग्मा, यहां से क्या आ जाएगा 2 पाई सिग्मा,
आर, और आपका जेड स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा बेटा, माइनस वाई स्क्वायर, और बाहर डी वाई, ये आपका इक्वेशन नंबर स्टार बन गया। अब चूंकि हमको पूरा आई पता करना है, चूंकि हमको पूरा आई लिखना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई वाई बराबर पूरा आई वाई लिखना है, तो इंटीग्रेशन ओवर माइनस आर से लेके आर तक इंटीग्रेशन कर देंगे, जो आपका डी आई वाई आया है, और डी वाई आई वाई कितना आया है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म। तो नेक्स्ट पेज पे करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्या मिला, इधर से जो हमारा आई वाई बनेगा बेटा, वो बनेगा इंटीग्रेशन ओवर माइनस आर से लेके आर, और क्या बना, 2 पाई सिग्मा। ठीक है, जरा देख लेते हैं क्या बना यहां से, ये क्या बना, 2 पाई सिग्मा आर। ठीक है, क्या बना, 2 पाई सिग्मा आर, ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर क्या बना, इधर डी वाई बना। ठीक है, क्योंकि 2 पाई आर ये हर जगह से कॉमन है, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देखो ये भी एक इवन फंक्शन है, जब इवन फंक्शन है तो यहाँ से 0 से आर लेके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इवन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई सिग्मा आर कर देंगे बेटा, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। अब लिमिट क्या कर देंगे, इसको सबको बाहर खींच लिया, लिमिट लगा देंगे 0 से लेके आर तक, और अंदर हो गया जो हमारा फंक्शन है आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, ये क्या हो गया था यार, आर स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये डी वाई ना, ये हमको अब इसका इंटीग्रेशन हमको कर देना है, ये ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो आई वाई की वैल्यू कितनी आई, आई वाई की वैल्यू आई 4 पाई आर, 4 पाई सिग्मा आर। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके आर, ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर डी वाई। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ओवर 0 से लेके आर वाई स्क्वायर, और ये डी वाई, ये इसका इंटीग्रेशन है। इसको जस्ट सॉल्व करो, ये आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये बाहर चला आएगा, y का इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन y होगा, लिमिट रख दोगे r, तो y की जगह r आ जाएगा, तो r स्क्वायर r से मल्टीप्लाई होकर ये टर्म तो r क्यूब हो जाने वाला है। ये टर्म y स्क्वायर dy है, इसका y क्यूब डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो y की जगह r रख दोगे तो r क्यूब डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, ये टर्म r क्यूब डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। तो i y की वैल्यू कितनी आई, i y की जो वैल्यू आई वो हमारा आई कितना, 4 पाई सिग्मा इंटू आर, और ये क्या बना, ये आर स्क्वायर बाहर ले लोगे, dy का y आएगा तो उसका r आ जाएगा, लिमिट रख दोगे r, यानी ये अंदर वाला टर्म कितना आ जाएगा बेटा, ये अंदर वाला टर्म आ जाएगा r क्यूब, माइनस ये टर्म कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ये y क्यूब डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, y की जगह r रख दोगे तो r क्यूब डिवाइड बाय 3, ये कितना आ जाएगा, r क्यूब डिवाइड बाय 3, ये हमारा आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, तो i y बराबर कितना आ जाएगा, i बराबर 4 पाई सिग्मा इंटू आर, इस ब्रैकेट के अंदर चाहिए टर्म सॉल्व करो, 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी इतना जो हो जाएगा ये 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये 2 नहीं 3 होना चाहिए था ना, हाँ y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, क्योंकि ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब डिवाइड बाय 3, तो वहां पे 3 हो जाएगा। ये 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी 2r क्यूब डिवाइड बाय कितना, 2r क्यूब डिवाइड बाय 3, इसको r से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो i y बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 पाई, यानी 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 पाई सिग्मा r पावर 4 डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 3, कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 8 पाई सिग्मा r पावर 4 डिवाइड बाय 3। अब हमको सिग्मा की वैल्यू पता है ना, ये तो हमको सिग्मा के टर्म में हमको मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, स्फेरिकल सेल का। अब हमको चूंकि क्या दिया है, चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, मास अपॉन एरिया, उस पूरे स्फेरिकल सेल का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो सिग्मा की जगह हम ये रख देंगे मास कैपिटल M, पूरे स्फेरिकल सेल का मास, तो ये हो जाएगा आई वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई वाई बराबर आ जाएगा 8 पाई, इसकी जगह m डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाइड बाय r पावर 4, तो एक r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर r स्क्वायर बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और नीचे 3 भी था तो यहाँ पे 3 रहने दो। ठीक है, नीचे 3 था, तो एक 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो ये आ जाएगा 2/3 m r स्क्वायर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आया आई वाई बराबर कितना आया, आई वाई बराबर आ जाएगा 2/3 m r स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आया बेटा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया आपका सॉलिड स्फीयर का अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर, मींस अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास।
चाहे वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालो, चाहे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालो, चाहे जेड एक्सिस के अलॉन्ग निकालो, ये तीनों एक्सिस अगर सेंटर से पास हो रहे हैं तो उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका क्या आ जाएगा 2/3 mr²। अब कोई स्फेरिकल सेल का टेंजेंट के अलॉन्ग पूछे, जैसे मैंने सॉलिड स्फीयर का टेंजेंट के अलॉन्ग पूछा था, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है बेटा कितना, I बराबर 2/3 mr²। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अगर कोई इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे I, इसके अलॉन्ग पूछे तो कितना हो जाएगा 2/3 mr² ICM जो होगा, और प्लस mr², इनके बीच का डिस्टेंस कितना, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो प्लस mr² यानी mr², ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 mr²। कितना हो जाएगा 5/3 mr²। 3 1 का 3 2 5, ये जो IEB यानी टेंजेंट के लॉन्ग, I टेंजेंट के लॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है स्फेरिकल सेल का, वो कितना है 5/3 mr²। तो ठीक है, सॉलिड स्फीयर कितना आया था, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² आया था, उसके टेंजेंट के लॉन्ग सॉलिड स्फीयर का 7/5 mr² आया था, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेरिकल सेल का उसके सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग जो आएगा वो आ जाएगा 2/3 mr², और टेंजेंट के लॉन्ग कितना आ जाएगा बेटा, वो 5/3 mr²। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज थे वो मैंने निकलवा दिया, ठीक है। और एक चीज और नोट कर लो, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं बराबर, ठीक है, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, वो आप बस एक नोट करके आपके नोटबुक में लिख लीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ राइट सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर राइट कोन, ठीक है, यूनिफॉर्म कोन, कोई कोन है ना, मैं लिख दे रहा हूं इसको, आप एक मिनट इसको ऐसे, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म राइट सर्कुलर कोन, ऑफ यूनिफॉर्म राइट सर्कुलर कोन। कोई राइट सर्कुलर कोन है, अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में आपको निकालने के लिए कहा देता है, आपका सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिएगा, ये आपका कोन है, ठीक है, ये आपका कोन है जिसका बेस राइट सर्कुलर है, यानी यहाँ पे अगर आप यहाँ डालेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसलिए राइट सर्कुलर कोण है, यानी 90 डिग्री कोण बना रहा है, जो उसके वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे उसके बेस पे वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये राइट सर्कुलर कोण है, ये इसका वाई एक्सिस है, इसी वाई एक्सिस के लॉन्ग ये पूरी क्या करिए, जो कोण है, ये कोण, इसका बेस कितना है, इसका बेस जो है r रेडियस का है, और इसका मास क्या है बेटा, इसका मास हमारा क्या है, इसका मास m है। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको कैलकुलेट करना है, इस राइट सर्कुलर कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, इस वाई एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो आई वाई बराबर कितना आ जाएगा, आई वाई बराबर आ जाएगा 3/10 mr², ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, ठीक है। ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी कभी आपकी जैसे आप लोग एग्जाम देंगे IIT जैम का इसके बाद, ठीक है, उस IIT जैम के एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट आप लोग से पूछ दिया जाता है, तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए। कैसे निकालते हैं इसको, एक डिस्क की तरह मान के बेटा अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसको कैलकुलेट करा दूंगा, ठीक है, वो आपकी नॉलेज के पर्पस से है ना, एक छोटे छोटे डिस्क से मिलकर बना होगा कोन, सॉलिड कोन है, इतना पता रहे कि ये सॉलिड कोन है। कैसा कोन है बेटा, सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन का वो भी राइट सर्कुलर है, यानी उसके वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो 90 डिग्री कोण बना रहा, तो ये राइट सर्कुलर यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के लॉन्ग, जो एक्सिस उसके वर्टेक्स से पास हो रहा है, उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/10 mr² होता है। तो ये चीज आप लोग क्या करिएगा, ये चीज आप लोग याद करिएगा। अगर कोई इसके अलॉन्ग पूछ दे बेटा, इसके अलॉन्ग पूछ दे, अगर इसके अलॉन्ग, इसके एक किसी यहाँ कोने के अलॉन्ग यहाँ से पूछ दे बेटा, तो आपको पता है कि इनके और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, वहीं फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के बेटा I = ICM, जो इसका सेंटर ऑफ मास से गुजरा, ICM + mr², ये इसका सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग उसको पास आउट कर रहा है, यहाँ से आप इस एक्सिस के अलॉन्ग या इस एक्सिस के अलॉन्ग आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया राइट सर्कुलर कोन का आपको पूछ दिया जाता है, तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नॉलेज के पर्पस से आप लोग रखिएगा। कहेंगे अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो मैं इसको जरूर कराने की कोशिश करूंगा। फिर भी कोई बच्चों किसी चीज में डाउट रह गया हो तो एक बार उसको 2 बार 3 बार देखो, जब तक 2 या 3 बार वीडियो नहीं देखोगे आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कुछ चीजें याद करने लायक है, स्टेप याद करने लायक है, याद 1-2 स्टेप याद करिए, उसके बाद तो सारी चीजें किसमें क्या है, किसमें एंगल लेना पड़ेगा, किसमें नहीं लेना पड़ेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है और आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो कतई इंपॉर्टेंट है। और इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकलवाया, जितने भी बॉडीज का, मैं और सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और सारे डिफरेंट बॉडीज का है, लेकिन जितना ये कराया हूं ये मेन है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। और चलते चलते कुछ थोड़ा सा डिस्कशन है कि अगर आप नए हैं
और हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप बेसिकली ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या आप जानते हैं कि जब भी आप किसी कोर्स के अंदर होते हैं तो वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाती हैं। यूट्यूब पे सारे वीडियोस अवेलेबल नहीं होते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ रेगुलर पैटर्न पे नहीं होते, क्लासेस रेगुलर नहीं चलती हैं। ऑलरेडी हमारे पेड क्लास के बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे आपकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डीएनएस एजुकेयर ऐप पे आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के जो भी आप जिस भी क्लास के बच्चे हो वहां पे अपना सिलेबस वहां पे आप सर्च कर सकते हैं। नवोदय 3.0 करके ये आपका बैच है और ये बेसिकली बीएससी मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और बीकॉम के लिए चलाई जाती है। ठीक है, क्या क्या कोर्स के फीचर्स हैं बेटा? लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। लाइव जब आपको जरूरत पड़ेगी, आपके कथन अनुसार आप कहेंगे तो उसके हिसाब से आपके लाइव क्लासेस भी ली जाएंगी, आपके वीकली, मंथली। और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको पर डे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। लाइव डाउट सेशंस होंगे, जो भी आपके डाउट सेशंस होंगे क्रिएट होंगे। वैसे तो हमारे 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 टीचर्स जो हैं, जो पढ़ाते हैं, वो इतने इतने मतलब नॉलेजेबल हैं, इतने क्लियर कॉन्सेप्ट कर देते हैं कि आपको कोई डाउट की जरूरत पड़ती ही नहीं है। मैंने बहुत कम देखा है कि बच्चे जो डाउट क्रिएट होता है उनका, फिर भी जो डाउट क्रिएट होता है वो आपको डाउट सेशन में क्लियर कराया जाता है। उसके बाद क्लास नोट्स मिलते हैं बेटा, जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है इसको हैंड्स आउट बोलते हैं, वो आपको दे दिया जाता है। साथ साथ जो हैंड रिटन नोट्स है जो आपको एग्जाम में प्रॉपर वे में लिखना होता है, वो भी आपको उस एजुकेयर ऐप में, डीएनएस एजुकेयर ऐप में आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ पीवाईक्यू दिया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ, और मॉडल सैंपल पेपर जैसा आपको पूछा जाता है, कैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या रहता है पैटर्न, वो आपके लिए बहुत जरूरी होता है, वो प्रोवाइड कराया जाता है। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्पेशल गाइडेंस मिलता है टिल एग्जाम तक। जो आपके टीचर्स होते हैं आपको एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी आपको क्या करते हैं, आपके फ्यूचर के प्रोस्पेक्टस से वो गाइड करते रहते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन आपका 5 मंथ का सेमेस्टर होता है, 5-6 मंथ का सेमेस्टर होता है, एक मंथ आपका एग्जाम में जाता है। 5 मंथ का कोर्स होता है, लेकिन आप उसको 1 साल के लिए अपने ऐप के अंदर रख सकते हैं, 1 साल के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्था एक ऐसी संस्था है जो केवल सेमेस्टर के एग्जाम को टारगेट करके नहीं पढ़ाती है। उसका बेसिकली एम ये होता है कि जो बच्चे आज फर्स्ट सेमेस्टर में हो, कल सेकंड में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, फिर आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा जब वो क्या करेंगे, जो अब आप आईआईटी के जो जैम जैसे एग्जाम होंगे उनको वो देंगे, उसमें बैठेंगे चाहे किसी भी सब्जेक्ट से। तो अभी से उनकी तैयारी का वो बेस बना के हम लोग चलते हैं, ताकि आगे उन लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो। और अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं बेटा, ये डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ फ्री कंटेंट भी है, आप लोग वहां से आप लोग डेमो ग्रुप में देख सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है 6387967664, ये आपका डीएनएस का हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से आप कॉल करके जान सकते हैं। कोर्स का ऑफर कितना है बेटा? कोर्स की प्राइस कितनी है? 1199 रुपए में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। 5 महीने की वैलिडिटी, 5 महीने का ये आपका कोर्स ड्यूरेशन है, और 1 महीने का क्या है बेटा, 1 महीने का आपका, 1 साल का आपका पूरा क्या है, ये वैलिडिटी है इसकी। तो आप जुड़िए, बिल्कुल जुड़िए, आपका स्वागत है। और अगर जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप किसी ऐसे बच्चों को जानते हैं जो तैयारी करना चाहता है, जो पैसे की वजह से या फीस की वजह से तैयारी नहीं कर पा रहा, तो उसको बिल्कुल इसके बारे में बताइए। अपने सराउंडिंग में कंपटीशन बनाइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत जरूरी है। ठीक है, बच्चों को लाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब और लास्ट में कमेंट भी जरूर करते चलिएगा कैसा लगा सेशन। मिलते हैं ऐसे ही किसी और एनर्जेटिक लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय जवान जय किसान।